हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है क्लास नाइन्थ का। और आज हम चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जो चैप्टर 9 है हमारा, उसके टेक्स्ट के क्वेश्चन आज आपको बताएंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है और उनको नोट डाउन करते चले। कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बहुत जल्दी ही उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। यदि आप बच्चों इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो होते हैं वो आपके पास टाइमली पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9 हमारा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें जो टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वो हम करने जा रहे हैं, जो कि पेज नंबर 118 के ऊपर दिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, किसकी ज़्यादा इनर्शिया होगी। इसमें दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज। हमें एक रबर बॉल दे रखी है और एक स्टोन दे रखा, दोनों सेम साइज के हैं। या फिर ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन, कोई ट्रेन हो गई या फिर कोई साइकिल जो हो गई, दोनों में से किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। सी पॉइंट जो कहता है वो कहता है ए 5 रुपीज़ कॉइन एंड ए 1 रुपीज़ कॉइन, एक 5 रुपये का सिक्का है और एक 10 रुपये का सिक्का है। तो इनमें बताना है किस किस की इनर्शिया ज़्यादा रहेगी। तो देखो बच्चों, आपको बताया गया था कि इनर्शिया जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, यानी मास ऑफ बॉडी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी इनर्शिया, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब रबड़ बॉल और स्टोन के अंदर मास किसका ज़्यादा है, मास है स्टोन का ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टोन की इनर्शिया ज़्यादा होगी। साइकिल की बात करें और ट्रेन की बात करें तो मास किसका ज़्यादा है, वो मास है ट्रेन का। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रेन की ज़्यादा हो जाएगी। 5 रुपये का सिक्का है और एक 1 रुपये का सिक्का है, तो जो 5 रुपये का सिक्का है उसका मास ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी इनर्शिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है, इसमें ये कहता है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। एक एग्जाम्पल है, इसमें बताना है कितने टाइम्स वेलोसिटी जो है बॉल की वो चेंज हुई है। कैसे, ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल, फुटबॉल प्लेयर ने क्या किया, फुटबॉल को किक लगा दी अपनी ही टीम का जो दूसरा प्लेयर है उसके पास। हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल, उसने क्या किया, गोल के अंदर किक कर दी। द गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल, फिर जो दूसरी टीम का जो प्लेयर है ना, गोलकीपर जो है, उसने उसको कलेक्ट कर लिया। एंड किक इट टूवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओवन टीम, और उसने क्या किया, उसको वहां से किक लगा दी अपनी ही टीम के एक प्लेयर के पास। तो देखना है हमने ये कि कितनी बार जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें यह भी बताना है कि एजेंट कौन है, मतलब फोर्स जो है लगाने वाला वो कौन सा है, एक्शन कहाँ हुआ है, ये बातें भी हमने इसमें बतानी है। तो यहां इस टेबुलर फॉर्म में देखो बच्चों क्या कहता है, फर्स्टली ए फुटबॉल प्लेयर किक ए फुटबॉल, सबसे पहले फुटबॉल प्लेयर ने किक किया फुटबॉल को। तो यहां पर जो एजेंट है वो कौन है, वो है फुटबॉल प्लेयर, क्योंकि फोर्स वो जनरेट करने लग रहा है। ठीक है, अब एक्शन क्या हुआ, पुश फोर्स, बॉल मूव्स फ्रॉम रेस्ट, यानी वो रेस्ट से चलना शुरू कर दिया बॉल ने। अब क्या कहता है, टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल, उसने क्या किया था, अपनी ही टीम के दूसरे प्लेयर को किक किया था और उसने फिर गोल की तरफ कर दिया। तो यहां पर एजेंट कौन सा हो गया, जो दूसरा प्लेयर है वो। अब उसने फोर्स लगाया और जिससे क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई बॉल की। फिर क्या हुआ,
अब बात आती है दूसरी टीम वाले पर। गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल। जो दूसरी टीम का जो गोलकीपर है उसने बॉल को कलेक्ट किया, यानी यहां पर एजेंट कौन सा हो गया? एजेंट हो गया गोलकीपर। और कलेक्ट करने का मतलब ये है वहां पर फोर्स लगा के उसने क्या किया? बॉल को स्टॉप कर दिया, यानी वहां पर वेलोसिटी क्या हो गई? अब 0 हो गई। फिर क्या कहता है? उसने किक कर दिया अपनी ही प्लेयर के टीम के पास के। तो इसमें भी एजेंट कौन सा है? गोलकीपर ही रहेगा इसमें। फोर्स मूव्स बॉल फ्रॉम रेस्ट टू मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब की बार क्या हो गया? जो बॉल है वो रेस्ट से मोशन में होगी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अभी बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में कहता है एक्सप्लेन वाई सम ऑफ लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री। कहता है एक्सप्लेन करो कि जो पेड़ है, पेड़ से कुछ पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं इफ वी विग्योसली शेक इट्स ब्रांचेज। यदि हम उसकी टहनियों को जोर से हिला देना तो उसकी कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। इसका क्या कारण होता है? तो ये क्वेश्चन जो है मैंने जब चैप्टर को रीड करवाया था आपको, तो उसमें भी बच्चों आपको बताया था इसका मेन कारण क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया इसका मेन कारण है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए थे इनर्शिया एट रेस्ट के केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ ए ट्री। जब हम किसी भी पेड़ की टहनी को शेक करते हैं, हिलाते हैं, द ब्रांच कम्स इन मोशन। तो ब्रांच क्या हो जाएगी? मोशन में आ जाएगी। एंड लीव्स रिमेन एट रेस्ट। तो वो रेस्ट के अंदर रहेंगी। किस वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट। एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मूविंग ब्रांच। और जो मूविंग ब्रांच है उससे क्या हो जाएंगी? वो डिटैच हो जाएंगी, उससे वो अलग हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो, वाई डू फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन ए मूविंग बस। जब कोई बस चलती है और एकदम से ब्रेक लगा दिए जाते हैं तो हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं? एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। और जैसे ही एकदम से बस चलती है तो हम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं? तो इसके पीछे क्या कारण है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए अब क्या कहते हैं। व्हेन द बस इज मूविंग फॉरवर्ड। जब बस आगे की तरफ चल रही है, आवर होल बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड। हमारी पूरी बॉडी क्या करती है भी? वो भी आगे की तरफ जा रही होती है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसे ही ब्रेक्स लगा दिए, पार्ट ऑफ आवर बॉडी टचिंग द बस। हमारा जो पार्ट है ना, लोअर पार्ट है बॉडी का, वो बस को टच किए रखता है। एग्जाम्पल जैसे हमारे फीट हो गई। ठीक है, कम्स टू रेस्ट एंड अपर पार्ट नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द बस। और जो अपर पार्ट है ना वो बस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होता, और इस वजह से क्या होता है? वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है, और एज ए रिजल्ट वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। ठीक है, दूसरे केस में पहले हम बस के अंदर आराम से बैठे हुए हैं और एकदम से बस चला ली, यानी वहन बस एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। जब बस रेस्ट से एक्सेलरेट होना स्टार्ट होती है, लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी यानी हमारे फीट जो हो गए कम्स इन मोशन। तो वो क्या हो जाते हैं? एकदम से मोशन में आ जाते हैं। वहन द अपर पार्ट इज स्टिल एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हमारा अपर पार्ट है वो अब भी रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, एंड टेंड्स टू रिमेन एट द सेम पोजीशन, और उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? हम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं जो 5th क्वेश्चन है उसके बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन है पेज नंबर 126 के ऊपर। इसमें एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ए फायरमैन टू ए होल्ड ए होस पाइप।
ये होस पाइप है, ठीक है। यानी जो फायरमैन होता है ना, वो होस पाइप को जो पकड़े रखता है जिससे पानी निकलता है आग बुझाने में जहाँ मदद मिलती है, तो कहता है वो पाइप को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट द हाई वेलोसिटी। यानी वो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से उसके अंदर से पानी निकलता है, तो जब पानी निकलता है तो जो फायरमैन होता है उसको पकड़ने में परेशानी होती है। तो क्या कारण है उसका? तो इसका मेन कारण है बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या कहता है, व्हेन वाटर इज इजेक्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब वाटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजेक्ट होता है तो उस टाइम क्या कहता है, एक्शन होती है, ठीक है। एंड वाटर एक्सर्ट ए रिएक्शन ऑन होस पाइप इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और वाटर क्या करता है, होस पाइप के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक रिएक्शन लगाता है। यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल अपोजिट होती हैं। ड्यू टू बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ होस पाइप इट इज डिफिकल्ट फॉर द फायरमैन टू होल्ड द होस पाइप। यानी जो बैकवर्ड मूवमेंट होता है ना होस पाइप का, तो इसकी वजह से फायरमैन को थोड़ा सा परेशानी होती है उसको होल्ड करने में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम, कि एक राइफल है जिसका मास कितना है 4 किलोग्राम, एंड ए बुलेट ऑफ 50 ग्राम, 50 ग्राम की बुलेट है जिसका मास दे रखा है, इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। 35 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से वो फायर की जाती है। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो कहता है कि इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी निकालो राइफल की, क्या हो जाएगी, ठीक है। M1 दे दिया इसमें 100 ग्राम, M2 दे दिया 200 ग्राम, इनको किलोग्राम में कन्वर्ट कर ले तो ये बन जाएगा 0.1 किलोग्राम और ये बन जाएगा 0.2 किलोग्राम। U1 दे रखा है, U1 कितना है 2 मीटर पर सेकंड, और U2 दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड। और फिर कहता है जो V1 है वो भी दे रखी है 1.67 मीटर पर सेकंड, और निकालना हमने V2 की वैल्यू निकालें। तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अब यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं और सभी की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 के बराबर। यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ जो V2 है उसको एक साइड रखना है, बाकी सभी को एक साइड लेके चले जाओ। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। सबकी जैसे वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या आता है 0.1 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 0.2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 1.67, और प्लस में क्या हो जाएगा जो 0.2, और ये बन जाएगा V2, ठीक है। तो अब देखिए इनको सोल्व करना, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से V2 को आपने एक साइड रखना है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा टोटल 0.233 डिवाइड बाई 0.2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर बचेगा वो रहेगा 1.65 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेलोसिटी रहेगी हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में थी, फाइनल वेलोसिटी भी हमारी उसी डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपने ये टेक्स्ट के क्वेश्चन करने हैं। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।